कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और कम से कम आज पॉपुलेशन या फिर कहें कि जनसंख्या विस्फोट पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, इस वक्त भारत की आबादी 140 करोड़ 79,95,900 से ज्यादा हो चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया के लिहाज से देखें तो महज 220 साल में जनसंख्या 1 अरब से 8 अरब हो चुकी है, मतलब सीधा 8 गुना इजाफा। सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान को तकनीक के इस दौर में मृत्यु दर कम हो चुकी है, औसत आयु बढ़ चुकी है। हर मिनट दुनिया में 270 बच्चे जन्म ले रहे हैं। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इस दिशा में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हम तमाम आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आज इस तस्वीर पर गौर करना जरूरी हो जाता है जो यूपी के फतेहपुर जिले से सामने आई है। इसमें एक ऑटो रिक्शा है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर 27 लोग मौजूद थे? वाकई ये कल्पना से भी परे है, लेकिन ये सच है और पुलिस ने इस पर 11,500 रुपए का चालान भी लगा दिया है। टू सीटर में अत्यधिक संख्या में बैठे और खड़े दिखाई दिए, जिसको पुलिस द्वारा रोका गया, चेक किया गया। उसमें कुल 27 सवारियां थी मैं चालक के, जिसमें 7 वयस्क थे, 4 लड़कियां थीं, 16 बच्चे थे। सवारियों को हिदायत करके मौके से जाने दिया गया और ऑटो को सीज किया गया है। एमवी एक्ट के तहत 11,500 का जुर्माना भी काटा गया है। तो देखिए, लगातार वो हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और ये पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है और ये जो विस्फोट है एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज इसे लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन योगी के बयान में एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। योगी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी तेजी से बढ़े और मूल निवासियों की आबादी कम हो जाए। योगी ने कहा कि जहां धार्मिक आधार पर जनसंख्या असंतुलन होता है, वहां के समाज में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी देश की आबादी के सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने की बात कहते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाने की बात कही और इसे पूरे देश में और सभी धर्म के लोगों पर लागू करने की मांग की है। योगी जी जब ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष की आबादी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और अराजकता आ जाएगी, तो ऐसे में तो विपक्ष ये सवाल उठाएगा ना कि जनसंख्या नियंत्रण से ज़्यादा आपको किसी वर्ग विशेष की आबादी की चिंता। देखिए, दोनों चीज़ साथ में है। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, सामाजिक समरसता को भी देखना पड़ेगा और विकास की गति को भी देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो तय कर लिया है कि हमारे घर में क्रिकेट का एक टीम हो जाए, तो वो टीम ना हो बल्कि भारत के प्रति समर्पित राष्ट्रवाद की टीम हो। आज जो देश के अंदर में योगी जी की बात बड़ा कड़वा लग गया। योगी जी ने कौन सा गलत कहा? देश में एफटीआर, किस हिंदू समाज का एफटीआर क्या है, मुस्लिम समाज का एफटीआर क्या है, ये भी गौर करना पड़ेगा।
और आने वाले दिन में भारत को विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो हिंदू पर, मुसलमान पर, सिख पर, ईसाई पर, जैन और बौद्ध पर, सब पर बराबर रूप से लागू हो। तो अब गिरिराज सिंह को सुन रहे थे, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश की आबादी बिल्कुल कंट्रोल में है। असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर ट्वीट करके यह कहा कि भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। वो आगे ये भी लिखते हैं कि चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है। अपने ट्वीट में ओवैसी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा और लिखा कि आरएसएस फेक न्यूज फैलाती है, जबकि भारत दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। तो देखिए, अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद फरहान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे करूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अब अलग अलग तरीके से समझा जा रहा है। आप समझाइए उस बयान के मायने क्या थे, ये चिंता कहां तक जायज है? देखिए प्राची जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो विषय को एड्रेस किया है, उस विषय के दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहला पहलू कि इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ये सबके लिए सोचने का विषय है, सबके लिए चिंता में डालने का विषय है। और दूसरा विषय जो उन्होंने साथ में उठाया कि जनसांख्यिकी असंतुलन जो है ये अपने आप में चिंता का कारण है। प्राची जी, आपके चैनल पर चली हुई 4 दिन पहले की खबरों का मैं आज आपको संज्ञान विशेष तौर पर दिला रहा हूं कि झारखंड में किस प्रकार से एक जिले में जनसंख्या के असंतुलन बढ़ने पर वहां के स्कूलों में इस बात की डिमांड की गई कि हमारी जनसंख्या 75% है, इसलिए हमारे यहां प्रार्थना पद्धति, हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम ये हमारी मजहब के आधार पर कर दिया जाए। यह ऐतिहासिक तथ्य मैं आप सबको याद दिलाऊंगा कि इस देश का विभाजन, भारत का विभाजन जनसंख्या के आधार पर, मजहब के आधार पर, मजहबी जनसंख्या के आधार पर किया गया। जब भी कहीं पर जनसंख्या का असमान संतुलन होता है तो इस प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। इसलिए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आज उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो रामपुर हो, वो बरेली हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, आज ये जिले जनसंख्या के असमान संतुलन के कारण कई बार कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थिति भी यहां उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हजारिका रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है, जिसमें असम की जनसंख्या का संतुलन जिस तरह का बढ़ा है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या का संतुलन जिस तरह से बढ़ा है और बिहार के सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से जनसंख्या का संतुलन बढ़ा है, इन सबको लेकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये सारी रिपोर्ट हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींचने का काम करती हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साहसिक तौर पर इस गंभीर समस्या को सबके बीच में जन विमर्श के रूप में रखा है। और जनसंख्या नियंत्रण के एक ऐसा विषय है जिसको केवल कठोर कानून के डंडे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि इस मसले पर व्यापक जन विमर्श होना चाहिए, जनता के सामने अलग अलग प्रकार के पक्ष आने चाहिए और जनता के भीतर इस बात की जागरूकता, चाहे वो शैक्षणिक परिसरों के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, वो आध्यात्मिक मजहबी संगठनों के माध्यम से हो और वो सरकार के कठोर कानूनी डंडे से हो, इन सबके समुच्चय से जनसंख्या की इस बढ़ती हुई समस्या के समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। और मैं मानता हूं आज इंडिया टीवी पर जो ये विमर्श हो रहा है, ये विमर्श भी उसी विमर्श का एक क्रम बनेगा, उसका एक हिस्सा बनेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जागरूकता बहुत जरूरी है, आप कह रहे हैं संतुलन बहुत जरूरी है, जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है। अब डॉक्टर आशुतोष जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि राकेश त्रिपाठी बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि देश की एकता, अखंडता के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम देख लें संतुलन। देखिए प्राची जी, अगर हम इस बात को करें कि जनसंख्या विस्फोटक हो रही है, तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ काम करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि हम जनसंख्या में सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ जो जनसंख्या, हमारे वहाँ कामकाजी जनसंख्या है, वो बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। हमें उस पर काफ़ी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तथ्यों के साथ में जाएं तो देखा जाता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जो टारगेट है इंडिया का, हम उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंडिया का फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द रिलीजन जो कम हुआ है, 1991 में से 2001 तक 21.5 और 2001 से लेकर 2011 तक 17.7 तक वो कम होकर आया है। तो कम तो हो रहा है, लेकिन क्या हमारे जो समुचित, हमारे जो साधन है, संसाधन हमारे पास है, उसके अनुपात में हमारे पास कुछ है?
नहीं, हाँ उसके लिए हमें जरूर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय जो डाटा हमारे पास मिल रहे हैं, आज की देश में हिंदुस्तान में लगभग 24 राज्य और यूनियन टेरिटरीज लगभग टोटल फर्टिलिटी रेट के आसपास आ चुके हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो कई राज्यों में हमको इस बारे में काम करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको राजनीतिकरण करके मुद्दा बनाना चाहते हैं या किसी एक वर्ग समुदाय के काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये द्वेषपूर्ण होना चाहिए। मैं राकेश त्रिपाठी जी की इस बात को सहमत हूं कि इसमें एक विचार विमर्श होना चाहिए, पब्लिक फोरम पे बात होनी चाहिए और सभी समुदायों से ये विचार विमर्श लेके एक डिबेट करके ऑर्गेनाइज करके इसमें एक नीति बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में पॉपुलेशन विधेयक 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, लेकिन आज 2022 में वो दूसरी बार सरकार में आ गए, आज भी वहीं के वहीं हैं। जब पॉपुलेशन डे आता है तो ये बात शुरू होती है, पॉपुलेशन डे खत्म हो जाता है, ये बात खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है सिर्फ विचार के लिए काम ना किया जाए, एक सार्थक रूप में आगे बढ़ाया जाए तो पूरी तरीके से सब लोग इसके साथ में रहेंगे। ठीक है, 2 बात आपने उठाई हैं। पहली बात यह है कि विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का, इसे कंट्रोल करना चाहिए और सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, ये आपने अच्छी बात कही है। दूसरी बात यह कि इसे किसी भी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, किसी भी धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद फरहान साहब, आपकी पार्टी तो कह रही है कि जनसंख्या विस्फोट है ही नहीं, आप किस चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, संविधान की धारा अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को जीवन का अधिकार है, इसलिए गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान के बंदोबस्त की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। सरकार इस मुद्दे पर नाकाम है। वो एक नया बिल ले आ रही है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनाएंगे, जो ऑलरेडी 1976 में संविधान की धारा 47A और 51A के तहत इस पर एक कानून बनकर तैयार हो चुका है, उस पर विचार विमर्श नहीं होता। 2000 में अटल बिहारी जी की सरकार थी तो एक आयोग का गठन हुआ था, जस्टिस वेंकटेश्वर आयोग, जिसमें उनकी एक पूरी रिपोर्ट सरकार के पास आज मौजूद है। उस रिपोर्ट का भी हवाला देकर उस पर भी चर्चा कराने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में 2 बड़े मुद्दे उजागर हुए हैं भ्रष्टाचार के। एक है पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार का मुद्दा, दूसरा है स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा। उस मुद्दों को भटकाने के लिए योगी सरकार एक नया मुद्दा ले आई है जिससे लोग उत्तर प्रदेश में दिग्भ्रमित हो सके। जहां बात जनसंख्या नियंत्रण की है, पहले आप युवाओं को रोजगार दे दीजिए, लोगों को फ्री एजुकेशन दे दीजिए, लोगों को फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दीजिए। आपके पास कैंसर के एक भी फ्री वाले हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास फ्री शिक्षा के लिए कोई आपके पास। ठीक है, लेकिन मोहम्मद फरहान, आप जो ये इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ना चीजों को, ये इंटरकनेक्शन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी इस बात को लेकर नहीं आई है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत की इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं, इस बात को बीजेपी लेकर नहीं आई है। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन डिनाई कर देना कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, इस बात से सर सबको आपत्ति होगी। अश्विनी उपाध्याय जी आपको बेहतर समझा पाएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, आप मेरे तमाम पैनलिस्ट की बात समझ रहे हैं, क्या ये वक्त आ गया है कि एक कानून बनाया जाए जिससे जनसंख्या को रोका जाए? और जो चिंता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या पूरा भारत हो, अगर आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़ की समस्या, थाने तहसील में भीड़ की समस्या और बढ़ते क्राइम की समस्या। क्राइम का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा, आप स्वरोजगार नहीं कर पाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा? कोई चैन स्नैचिंग करेगा, कोई जो है झपटमारी करेगा, कोई किडनैपिंग करेगा, कोई अपहरण करेगा, कोई भाड़े पे हत्या करेगा, यही करेगा। तो ये पूरा उथल पुथल का जो मूल कारण है, मुझे लगता है भारत की 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो करप्शन है, वो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और जहां तक कुछ लोग कहते हैं चाइना से हमें तुलना करना ही नहीं चाहिए। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर आप चाइना के हिसाब से, फिर हमारी जनसंख्या चीन की 1/3 होनी चाहिए। चाइना की 144 करोड़ है, इसका मतलब हमारी जनसंख्या 48 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास दुनिया का मात्र 2% जमीन है, तो जमीन के हिसाब से हमारी आबादी दुनिया की 2% होनी चाहिए, फिर तो 15 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास दुनिया का 4% पानी है, तो इसका मतलब हमारी जनसंख्या 4 करोड़ होनी चाहिए, फिर तो 30 करोड़ होनी चाहिए। चीन की तुलना कर लीजिए तो 48 करोड़ होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को देख लें
जल जंगल जमीन जो कुछ हमारे पास है, तो मैक्सिमम हमारे पास जो सस्टेन करने के लिए रिसोर्स है वो 50 करोड़ पॉपुलेशन के लिए है। और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक एफिडेविट फाइल किया, मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें मैंने ऑन एफिडेविट कहा है कि सरकार ने यह खुद माना है कि 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का आधार नहीं बनता। तो 130 करोड़ आधार वाले हैं और 20% बिना आधार वाले, ये भी सरकार एडमिट कर रही है। किसी भी गांव, किसी मोहल्ले, किसी भी क्षेत्र में 100% आधार नहीं बना हुआ है। 5 आदमी का परिवार है, आपके भी अपने घर में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों के यहां देख लीजिए, 5 आदमी का परिवार है तो एक जो छोटा बच्चा होगा उसका आधार नहीं बनता। हमारे देश में आधार तब बनवाते हैं जब कोई सरकारी काम रुकता है। तो 130 करोड़ आधार वाले, 20% यानी बिना आधार वाले, तो टोटल जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो गई है। हम ये सोच रहे हैं कि हम नंबर 2 हैं, एक्चुअल में हम नंबर 2 नहीं है। हम एक्चुअल की जनसंख्या के मामले में चाइना के आगे निकल चुके हैं। अब अगर नहीं रोका गया तो फिर बहुत बड़ी अराजकता फैल जाएगी। इस समय एक बिस्वा जमीन के लिए मर्डर हो रहा है। अगर ये तो अभी जमीन का मर्डर हो रहा है, हमने अभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले टाइम में एक बाल्टी पानी के लिए भी हाथ पैर टूटेंगे, लोगों का सर फूटेगा। और कई बार तो दिल्ली में और देश के कई क्षेत्रों में एक बाल्टी पानी के लिए सर फूटते हुए आप लोगों ने दिखाया है, सर फूटना शुरू हो चुका है। तो पानी के लिए, बिजली के लिए, जमीन के लिए मर्डर होना शुरू हो जाएगा, तब सरकारें चेतेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब समय आ गया है, कठोर बने। कुछ लोग कहना कि नहीं जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस देश में हेलमेट पहनना चाहिए, इससे ज्यादा जागरूकता मुझे लगता है किसी फील्ड में आ नहीं सकती। सबको पता है हेलमेट पहनने से हमारे जान की रक्षा होगी। आप पुलिस हटा दीजिए, ट्रैफिक का जो कानून है पेनाल्टी हटा दीजिए, देखिए बिना हेलमेट के लोग घूमते नजर आएंगे। सीट बेल्ट से हमारी रक्षा होती है, आप ट्रैफिक का नियम हटा दीजिए, सीसीटीवी चौराहे वाला हटा दीजिए, बिना सीट बेल्ट के लोग बिल्कुल अश्विनी जी, ये जो तमाम समस्याओं को आप एड्रेस कर रहे हैं और जो बातें आप कह रहे हैं वो आंकड़ों में भी प्रदर्शित हो रहे हैं और वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं आपस में तब भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये 140 करोड़ 79 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो यूपी के फतेहपुर से सामने आई है, ये भी इसी समस्या की तरफ बता रही है। देखिए ऑटो, छोटा सा ऑटो है जिसमें बामुश्किल पीछे 3 सवारी बैठती हैं और आगे एक सवारी को ड्राइवर बैठा लेते हैं अगर मनमानी करते हैं। कुल मिलाकर अगर आप ज्यादा ओवरलोड करेंगे तो आप सिर्फ 5 सवारियों को बिठा सकते हैं, लेकिन इस ऑटो में 27 पैसेंजर बैठे हुए थे। देखिए एक एक करके जब पुलिस निकाल रही है तो ये संख्या खत्म नहीं हो रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये संख्या 27 पर जाकर रुकती है। और यही जो तस्वीर सामने आई है नई, ये तस्वीर चिंता का विषय है कि आखिर इस देश की जो आबादी है वो किस तरफ पहुंच रही है और जो सोर्सेज हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हमारे साथ हैं, उससे अगर रेशियो हम निकालें अपनी आबादी का तो फिर वो कितने कम रह जाते हैं हमारे लिए। और ऐसे में अगर जरूरी कदम नहीं उठे, ऐसे में अगर जो चिंता जाहिर की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस चिंता को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो ये देश किस कगार पर पहुंच जाएगा। इन तमाम चीजों पर चर्चाएं करना बहुत जरूरी है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। यह तस्वीर आपको चेताने के लिए है, यह तस्वीर अलार्मिंग तस्वीर है कि इस देश की जो आबादी है कितना विस्फोटक रूप से आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। और ऐसे में अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो फिर हालात क्या होंगे देश के, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, आपके सहयोगी आशुतोष जी, वो ये जरूर कह रहे हैं, आपके विपक्ष के जो सहयोगी हैं, मैं आ रही हूं अश्विनी जी आपके पास, वो ये जरूर कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, एक फोरम पर आना बहुत जरूरी है, लेकिन वो ये भी आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं कि आप इसे सियासी चश्मे से देखते हैं, आप इसे धार्मिक चश्मे से देखते हैं और किसी एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश आप अपने बयानों से करते हैं। नहीं, मैं मानता नहीं हूं। आशुतोष जी ने कुछ अच्छे आंकड़े रखे हैं। उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आशुतोष जी ने कहा कि आज वृद्धि दर जो है वो अगर पहले के मुकाबले देखेंगे तो आज वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, ये बात सही है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम उसको मजहब के आधार पर अलग अलग बांट करके देखेंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 16.7% की दर से है और मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि 24.7% की दर से है। अगर आज 60 साल में हम देश की आजादी के समय के सेंसस को और आज के सेंसस को दोनों को तुलना करके देखेंगे तो कुल आबादी अब तक हिंदुओं की 4.2% की दर से घटी है और मुसलमानों की कुल आबादी अब तक 4.43% की दर से बढ़ी है।
मैं फिर इसीलिए चिंता कह रहा हूं। जनसांख्यिकी अनुपात को लेकर के जो बातें कही गई हैं, इसको सियासत के आधार पर केवल मत देखिए, लेकिन मजहब के आधार पर जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, इन चिंताओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। एक समान जनसंख्या नीति आनी चाहिए और यह भार किसी एक समुदाय पर नहीं होना चाहिए कि वो ही अपनी जनसंख्या को कम करे। यह जनसंख्या कम करने का भार सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। और इसीलिए जब जनसंख्या की वृद्धि थम रही है तो उसमें किसी एक मजहब की, एक समुदाय की, एक क्षेत्र की, एक वर्ग की अगर उसकी वृद्धि दर कम अनुपात में बढ़े या कम अनुपात में घटे तो इसको लेकर के सामाजिक तौर पर कई सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। और सामाजिक प्रभाव की चिंता मैंने झारखंड के उदाहरण के रूप में कही है। बार-बार कर रहे हैं, मुझे आप ये समझाइए कि कैसे आप सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये एक अलग विषय है कि देश का पॉपुलेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन धार्मिक असंतुलन का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये रोका जाए धार्मिक असंतुलन? देखिए, ये निश्चित तौर पर जहां पर समस्याएं ज्यादा हैं वहां समाधान के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब लेकर के आते हैं, जब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा अशिक्षा मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा आज आर्थिक असमानता मुसलमानों में है, जब इस प्रकार की बातें लेकर के आते हैं तो इस प्रकार की समस्या का रूट कॉज भी तलाशना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि की दर मुसलमानों में है। और इस रूट कॉज के समाधान के लिए जो बात अश्विनी जी कह रहे थे कि तमाम समस्याओं की जड़ जनसंख्या का विस्फोट है, जनसंख्या की वृद्धि है, और अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि समस्याओं के कारण के मूल में बनती है। तो इसका समाधान ढूंढना होगा। और ऐसे जहां पर भी आबादी का असंतुलन हुआ है वहां के लिए एक विशेष तौर पर ठोस कार्य योजना बना करके जहां आबादी का असंतुलन न होने पाए इसको सुनिश्चित करने का काम होगा। और यह एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें जन विमर्श जब होगा बहुत अलग अलग प्रकार के सुझाव निकल करके आएंगे। बहुत सारे अच्छे सुझाव अश्विनी जी ने भी रखते हैं, अश्विनी जी के भी सुझावों को शामिल किया जाएगा। अच्छे सुझाव आशुतोष जी लेकर के आते हैं या मोहम्मद फरहान लेके आते हैं तो हम फरहान जी के भी सुझाव रखेंगे। लेकिन आप समस्या को देख करके आंखें मूंद लें, शुतुरमुर्ग तरीके से आप बालू में सर गाड़ लें और कह दें कि कोई समस्या है ही नहीं, आप उसको तबादलों से जोड़ करके देख रहे हैं। गंभीर महत्वपूर्ण मसले पर बहस करते समय इतने खोखले और हल्के तर्क लेकर के आएंगे। गंभीर विषय है, गंभीर विषय पर गंभीरता से चर्चा करिए। लेकिन आशुतोष जी इस बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप किस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप ही इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आशुतोष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए राकेश त्रिपाठी का। नहीं, हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी ने तर्क रखे, ठीक है, लेकिन वही है ना कि मैंने क्या ना कि आपको चश्मे से नहीं देखना पड़ेगा। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो स्टैट के दिए हैं, और स्टैट में ऐसे नहीं होता है। जब भी आपको देखना है एक दर देखनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, 2001 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हिंदुओं की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो 19.9% थी। जब 2011 में किया गया तो वो 16.8% हुई, मतलब 3.1% कम हुई। लेकिन अगर मुसलमानों की देखी जाए तो 2001 में वो 29.5 थी और वो घट के 24.6 हुई, मतलब हिंदुओं के मुकाबले वो मुसलमानों ने 4.9% ज्यादा कम हुआ। तो आप दर देखिए कैसे कम हो रही है। तो आप किसी एक लोग के ऊपर टारगेट कर दें कि वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये गलत है। दर मुसलमानों की प्रजनन की बहुत कम हो गई है, और प्यू रिसर्च जो है वो 49 देशों में, मुस्लिम इस्लामिक देशों में किया गया है, जहां बताया गया है कुछ ऐसे देश भी हैं जहां 70% तक प्रजनन दर कम हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत तरीके से डराने का तरीका है। जो हिंदुस्तान के मुस्लिमों की आबादी है वो लगभग 20 से 22 करोड़ है, वो 15% के अराउंड बनती है। और CSDS का डाटा है कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों की 0.8% से दर बढ़ी हुई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं के बराबर आने में उनको 272 साल लगेंगे। तो ये डराना बंद कीजिए। जो मेन मकसद है जनसंख्या के लिए, डराना कैसे लग जाता है? अगर किसी बात पर कोई विमर्श कर रहा है आशुतोष जी, तो इसे डराने का फॉर्म कैसे दे दिया जाता है? ये बेहतर अश्विनी जी समझाएंगे। अश्विनी जी आप समझाइए क्या फॉर्मूला हो सकता है धार्मिक असंतुलन ना हो इसके लिए? नहीं, प्राची जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्यिकी हमारा जो विभाजन है उसको अगर हम सही करेंगे तो ज्यादा बेटर। आपकी बात आ गई। अश्विनी जी चूंकि बेहतर समझाएंगे इन चीजों को। अश्विनी जी, मेरी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में और चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी को डिफाइन करने की बात किया है। पहले जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया था उस समय मैंने डेटा के साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जो एडमिट भी है, कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। अभी मैंने एक दूसरा उसमें फिर से एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करके मैंने ये कहा है कि 200 राज्यों में हिंदू 50% या उससे कम हो गए हैं। बंगाल के 14 जिले हैं, असम के 9 जिले हैं, बिहार के 6 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले हैं, राजस्थान के 6 जिले हैं, गुजरात के 4 जिले हैं, महाराष्ट्र जी एक बार फिर से जरा आप आंकड़ा करेक्ट कर दें कि कितने जिले आप बता रहे हैं, कितने जिलों में आप ये बता रहे हैं धार्मिक असंतुलन? भारत
इस समय भारत के 200 जिलों में पूरी तरीके से जनसंख्या का असंतुलन हो चुका है। राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में और जिलों के हिसाब से भारत के 200 जिलों में। बंगाल के 14 जिले हैं, बिहार के असम के 9 जिले हैं, झारखंड का 4 जिला है, बिहार का 6 जिला है, उत्तर प्रदेश का 18 जिला है, हरियाणा का 2 जिला है, पंजाब का 1 जिला है, राजस्थान का 6 जिला है, गुजरात का 4 जिला है, महाराष्ट्र का 6 जिला है, गोवा का 2 डिस्ट्रिक्ट है, केरल का 3 डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखें तो भारत के 200 जिलों में, मैं इसको धर्म मजहब से नहीं देख रहा हूं, मैं आपको फैक्ट क्लियर कर रहा हूं कि 75 साल हुआ अभी विभाजन का, मात्र 75 साल बीता है विभाजन का, और भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक बनने की कगार पे आ चुके हैं। अगर आप स्टेट वाइज देखें तो लद्दाख में हिंदू 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, मिजोरम में केवल 2% बचा हुआ है, नागालैंड में केवल 8% बचा हुआ है, मेघालय में केवल 11% बचा हुआ है। स्टेट वाइज इस तरीके का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको आप ऐसे मत देखिए, हमारे दो कठोर बनाइए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो जैसे असम में एनआरसी फेल हुआ, ऐसे देश में आपका ये नसबंदी घोटाला, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी फेल हो जाएगा। अभी भी भारत में घुसपैठ कैसे हो रही है? बॉर्डर पे 2000 रुपए देके एंट्री करते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2-3 रुपए देते हैं, डीएल बन जाता है, और फिर 3000 रुपए देते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। इसलिए तो देश में एनआरसी, असम का एनआरसी फेल हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी अच्छी फसल आपको बोना हो उतनी अच्छी तरीके से जुताई गुड़ाई निराई करनी चाहिए। अगर हमने बिना जुताई गुड़ाई निराई यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाए बिना, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किए बिना हमने अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, एक नया नसबंदी घोटाला हो जाएगा। अगर कोई यह सोच रहा है कि 1 लाख रुपए दे, 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे, 50,000 उसको दे देंगे जिसके नाम पे नसबंदी होगी, 50,000 मेडिकल विभाग अपने पास रख लेगा, कागज पे नसबंदी हो जाएगी और होगा वो बंदर बांट हो जाएगी पैसे की। इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट, इसको आप अलग अलग नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कठोर कानून, जनसंख्या विस्फोट दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई एक को दुरुस्त करना है तो दूसरा भी हमें दुरुस्त करना होगा। मोहम्मद फरहान जी अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊं। प्राची जी देखिए, अभी अश्विनी तमाम बात बता रहे थे कि हिंदू कम हो गया, मतलब कि माइनर में जा रहा है। आप ये बताइए, देश के अंदर 135 करोड़ आबादी, 135 से 140 करोड़ की आबादी में 121 करोड़ कौन है? आप हैं। 79.80% कौन है? आप हैं। मुसलमान कहाँ हैं? 17 करोड़। तो आप इसको क्या नाम है, आप चाहते हैं 7 करोड़ पे आ जाए? यही चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं तो ये सिर्फ कानून हम पर ही लागू किया जाए, बाकी किसी पर लागू ना किया जाए। आपकी अगर ये मंशा है तो हम आपकी इस मंशा को स्वीकार करते हैं और आप ये कानून सिर्फ हम पर लागू करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि हम बड़ी खोखली बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बड़े घोटाले हुए हैं वो खोखली बात है। अश्विनी जी बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की वो बात कर रहे हैं। और आप बताइए, मेडिकल का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पशुपालन में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, दवाई खरीदी गई है, फर्जी दवाइयां खरीदी गई हैं। ये कह रहे हैं कि ये खोखली बातें हैं। ठीक है, अरबों रुपए का घोटाला। मोहम्मद फरहान जी, आप जो यूपी की तमाम समस्या गिना रहे हैं सर, इस पर भी चर्चा कर लेंगे कभी अलग से, लेकिन फिलहाल चूंकि जनसंख्या पर बात कर रहे हैं, इस पर सर देखिए, इस पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और अगर कानून आ भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? धार्मिक संतुलन भी हो जाएगा। कानून आना, हम बता तो रहे, कानून को आप 17 करोड़ वाले के लिए ले आएंगे कि 121 करोड़ वाले के लिए लाएंगे? पूरे देश के लिए आएगा मोहम्मद फरहान जी। अश्विनी जी आप इनको समझा दीजिए, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, इनको लग रहा है कि सिर्फ टारगेट करने की बात कही जा रही है, ऐसा है क्या? कानून का अवलोकन होना चाहिए, बिना इसके मूल्यांकन किया आप किसी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मैडम। सुनिए, अरे सारी लड़ाई 3 बीबी 13 बच्चे के लिए है। जैसे आप विचार विमर्श करने, ठीक है मोहम्मद फरहान जी आ गई ना आपकी बात आ गई। आपका ये जो डर है, आप जो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसे समझाएंगे अश्विनी जी। ऐसा है क्या अश्विनी जी कि सिर्फ ये जो कानून है ये हम माइनॉरिटी पर लागू करेंगे? देखिए, पहली बात तो इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग। जब ट्रिपल तलाक का केस आया तो बोले कि ट्रिपल तलाक तो होता ही नहीं है, तो ये हुआ अच्छा कानून, जब सरकार कानून बनाने लगी बोले कानून मत बनाओ। अभी कह रहे हैं कि बहुविवाह होता ही नहीं है। हमने पॉलीगैमी को चैलेंज किया तो इन्हीं के संगठन आके पॉलीगैमी का अपोज कर रहे हैं।
कहते हैं हलाला होता नहीं है। हमने हलाला को चैलेंज किया तो इनके संगठन आके हलाला का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 3 तलाक का समर्थन करते हैं, हलाला का समर्थन करते हैं, पॉली के और बहुविवाह का समर्थन करते हैं और कहते हैं होता भी नहीं है। जब जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है तो मैं कह रहा हूं अगर इसमें 10 साल की सजा का भी प्रावधान हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है भैया? आप बिल्कुल दाएं बाएं क्यों घुमा रहे हो? अगर आप इतने फर्म हो, आप इतने अगर फर्म हो कि भाई जनसंख्या विस्फोट कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या मैं तो कह रहा हूं सबके लिए। मैं कह रहा हूं कि दूसरी बार सुनिए, तीसरे बच्चे के बाद वोटर आईडी छीन लेना चाहिए और तीसरे बच्चे के बनना चाहिए। सुनिए प्लीज, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए प्लीज, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मेरा सीधे सीधे कहना है ये एक कानून के साथ नहीं लगातार नहीं, टोका टोकी मत करिए, सभ्यता का परिचय, टोका टोकी नहीं। मेरा ये कहना है इसको आपको सिलेबस में भी डालना पड़ेगा प्राइमरी के। जनसंख्या नियंत्रण के फायदे, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम को आपको ऐसे कंपटीशन कराना पड़ेगा, पूरे देश निबंध प्रतियोगिता करानी पड़ेगी, वाद विवाद प्रतियोगिता करानी पड़ेगी। बच्चों के सिलेबस में भी डालना पड़ेगा, जिसे माँ बाप होमवर्क कराते हैं तो वो भी पढ़े। और इसके साथ साथ आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में बार बार कह रहा हूं, जो आदमी 4 बच्चे, इतना कहने के बावजूद भी आज की इतनी समस्याएं हैं, इतनी महंगाई है, फिर भी 4 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहा है, इसका मतलब उसका मोटिव ठीक नहीं है। तो मोटिव तभी सही होगा जब कठोर कानून होगा। कानून कदर। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप आप पर ये मोहम्मद फरहान भी लगा रहे हैं और आशुतोष जी हालांकि आंकड़े भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं। ये जो असंतुलन का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इससे आप डरा रहे हैं एक वर्ग को। देखिए, इसको बहुत तथ्यात्मक तौर पर अभी अश्विनी जी ने रखा है कि कैसे किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में जनसंख्या के असंतुलन के परिणाम सामने आए हैं। और मैंने तो हालिया उदाहरण दिया कि 3-4 दिन पहले आपके चैनल पर चली हुई झारखंड की वो खबर जहां पर यह कहा जाना कि हमारी आबादी अब 75% हो गई है, इसलिए अब स्कूल के नियम, कानून, प्रार्थना, पाठ्यक्रम ये हमारे हिसाब से हमारे मजहब के आधार पर होना चाहिए। ये परिस्थितियां देश को विभाजन के एक नए खतरे तक लेकर के जाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन जो है ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। मैंने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया, लेकिन अब मोहम्मद फरहान को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इनको लगता है कि 3 बीबी 13 बच्चे के अधिकार पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं होनी चाहिए, यह हमारा निजी मजहबी मसला है और इसीलिए इनको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं कि जनसंख्या का कोई मसला कानून है ही नहीं, ये कोई समस्या ही नहीं है। आप समस्या देखिए तो पशुपालन देखिए जाकर के, वो स्वास्थ्य विभाग देखिए जाकर के, आप रोजगार जाकर के देखिए, आप भुखमरी जाकर के देखिए, वो महंगाई जाकर के देखिए। अरे भाई, ऐसे आप मुद्दे गिनाते रहेंगे और जनसंख्या जो इन सारे मुद्दों के मूल कारण में है, अगर मूल कारण पर आप समाधान की तरफ नहीं जाएंगे तो मुसलमानों के भीतर जो बेकारी है, जो अशिक्षा है, जो आज गुर्बत है, जो आज कुपोषण है, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। या तो आप मान लीजिए कि आज मुसलमान संपन्न है, मुसलमान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आज सबके पास पक्के मकान है, आज सबके पास रोजगार है, आज सबके पास स्वास्थ्य शिक्षा मिल रही है, ये स्वीकार कर लीजिए। और अगर नहीं है तो इसके कारण भी समझिए। इसके कारण में सबसे ज्यादा आज जो जिस जनसंख्या वृद्धि की मैं बात कर रहा हूं, और आशुतोष जी ने जो बातें कही है, देखिए मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं। लिंगानुपात बेहतर हुआ है, ये बात सही है। ये बात सही है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन बावजूद इसके ये आंकड़े भी उतने ही सही है कि हिंदुओं की जो वृद्धि दर है आज वो तुलनात्मक रूप से मुसलमानों की वृद्धि दर अभी भी ज्यादा है, जिसका मैंने जिक्र किया कि आज भी हिंदुओं की वृद्धि दर 16.7% और मुसलमानों की वृद्धि दर 24.7% है। इन दोनों को अगर तुलना करके देखेंगे तो ये एक समान रूप में आनी चाहिए। सबकी जनसंख्या वृद्धि एक समान रूप में हो, जनसंख्या का स्थिरीकरण एक समान रूप में हो, सबके लिए एक समान रूप से कानून लेकर जाएं, आने वाले वक्त में इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो जरूर समझ लिया जाए। आशुतोष जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी अश्विनी जी आपके पास भी और मोहम्मद फरहान आपके पास भी। आशुतोष जी, देखिए ये पहली बार हो रहा है जब आप दोनों विपक्षी एक दूसरे के एक प्लेटफॉर्म पर आकर चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों का स्वागत भी कर रहे हैं। एक पॉइंट पर आप दोनों की जो सोच है वो नहीं मिल पा रही है, ये भिन्नता क्यों हो रही है? नहीं, देखिए प्राची जी, अगर तथ्यों की बात करेंगे तो राकेश जी भी हमारे साथ रहेंगे। देखिए, यूएन की जो हाल ही रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि भारत को अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से ज्यादा उसके स्थायित्व पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2021 से 2031 तक जो भारत की पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है वो 1 के मल्टीपल बढ़ेगी, जो पहले 1.25 के हिसाब से बढ़ती थी। और भारत में हमारे 40% से ज्यादा जो आबादी है वो 30 साल से नीचे है। इसका मतलब हमारे पास जनसंख्यिकी विभाजन
जो पॉपुलेशन डिविडेंड की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा बड़ी परेशानी है। रोजगार के नए अवसर मिले हमको, हमारा बेरोजगारी खत्म हो, हमारे पास जो है जो पलायन होता है गांव से शहरों में, तो गांव में नए रोजगार मिले। अरे हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो ये तक कह दिया कि हमारे पास रोजगार है लेकिन युवक नहीं है उसके उतने उस लायक। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट आने लगेंगे तो हमारा उसका विरोध होता है। तो ज़्यादा ये सोचना है कि अगर फर्टिलिटी रेट हमारी कम हुई है, हम स्टेबिलिटी की, तो ये आज नहीं हुआ है। सन 2000 में जब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, गर्भ निरोधक के लिए अब ज़्यादा एजुकेशन आई, फीमेल एजुकेशन बढ़ा, फीमेल फिटिसाइड को ख़त्म किया गया, उसकी वजह से हम स्थायित्व पे आए हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम रोजगार पूरक जनसंख्या को बढ़ाएंगे। लेकिन आशुतोष एक बात मुझे समझाइए आप, अश्वनी जी भी अभी आंकड़े बता रहे थे कि अगर देश के कुछ ऐसे राज्य हैं, आशुतोष, अगर देश के कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ये धार्मिक असंतुलन हो रहा है जनसंख्या के आधार पर, अगर वहां पर ये कानून आता है, वहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि धार्मिक असंतुलन ना हो, तो इसमें दिक्कत है क्या? इसमें क्या परेशानी नजर आती है विपक्ष को? बिल्कुल सही आपने कहा, और ये खतरनाक बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक बड़ी बहुसंख्यक आबादी वो माइनॉरिटीज में चली गई है, तो ये वहां के जिला प्रशासन और वहां के प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या हो गया, कि क्यों पलायन हुआ है। और मुझे लगता है ये तो मौजूदा सरकारों को वहां के लोकल मसलों को लेना चाहिए। इसके लिए आप नेशनल पॉलिसी नहीं बना सकते। नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए पूरे देश के हर वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा, हर चीजों को लेके आना पड़ेगा और एक साइंटिफिक डाटा के साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उसको राजनीतिक चश्मे के लिए, मैं तो कह रहा हूं 2021 में आप लेके आए थे विधेयक, और अश्वनी जी यहाँ बैठे हुए हैं, 2022 आ गया, 11 जुलाई को बात कर रहा हूं। अब देख लीजिए 2022 के बाद अगले साल 2023 में ये फिर बात करेंगे। तो ये सिर्फ बात करेंगे, ये क्यों नहीं उसको अमल पे लेके आ रहे हैं? अश्वनी जी क्या ऐसा है, क्या आप तो बेहतर समझते हैं कि सर क्या सिर्फ बातें की जाती है, जमीन पर कुछ भी नहीं उतर रहा है? देश की परेशानी है। ठीक है आशुतोष जी, अश्वनी जी के वाकई में ऐसा है कि जमीन पर कुछ नहीं उतर रहा है। और देखिए आशुतोष जी बड़ी सहजता से कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है, उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए आशुतोष जी से मैं इस बात से सहमत हूं कि गंभीर समस्या है और ये केवल यूपी की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश की समस्या है। तो अगर बीमारी राष्ट्रीय स्तर पे है तो उसका इलाज भी राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, यानी कानून संसद में बनना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा। भारत में शुद्ध दूध एक्चुअल में केवल 30% लोगों के लिए है। हमारे पास जो गाय और भैंस है ये केवल 1/3 लोगों को शुद्ध दूध दे सकती है। जब देखिए अभी कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद था, तब जाके लोगों को शुद्ध दूध मिला है। जब न शादी विवाह हो रहा था, न चाय की दुकान चल रही थी, न होटल रेस्टोरेंट चल रहे थे, तब जाके शुद्ध दूध मिला है। दूसरा, इसी तरीके से आज की डेट में लोगों को मिलावटी दूध मिल रहा है, मिलावटी फल मिल रहा है, मिलावटी सब्जी मिल रही है, मिलावटी घी मिल रहा है, सब कुछ मिलावटी खाना पड़ रहा है। तो ये बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ ये जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई हो नहीं रही है, सप्लाई पूरी करने के लिए मिलावट हो रही है, तो एक बहुत बड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे अभी तक चर्चा नहीं हुई, भाई एक बहन बेटी को हमने बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों बना रखा है? उसकी एक जिंदगी है। अरे 2 बच्चे होंगे, वो आराम से पालन पोषण कर लेगी, ठीक से उनको अपना जो मातृत्व वाला देखभाल करेगी, अपनी खुद की जिंदगी अच्छी जिएगी, अच्छी पत्नी का भी धर्म निभाएगी, अच्छी माँ का भी धर्म निभाएगी, अच्छे बहू का भी धर्म निभाएगी। हमने उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया, हर 2 साल में एक बच्चा, हर 2 साल में एक बच्चा। न वो अपने पति का ख्याल रख पा रही, न अपना ख्याल रख पा रही, न सास ससुर ख्याल रख पा रही है। घर में कला और बढ़ती चली जा रही है, ठीक से वो टिफिन नहीं भाई एक माँ को 2 बच्चे का स्कूल का टिफिन बनाना पड़े और एक माँ को 10 बच्चे का टिफिन बनाना पड़े सुबह सुबह उठ के, तो आप जरा सोच लीजिए। जिस घर में छोटा परिवार होगा 1 पाव लड्डू आएगा, 1 लड्डू सबको मिल जाएगा। बड़ा परिवार हो जाएगा 1 किलो लड्डू आएगा। ठीक है अश्वनी उपाध्याय जी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया, बड़े डिटेल में बताया कि तमाम चीजें इतनी जरूरी क्यों हैं और इस देश में ये अब क्यों कहा जा रहा है कि संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो धार्मिक संतुलन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बयान सामने आता है जिस पर चर्चा हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है कि देश की जो पॉपुलेशन है उसमें असंतुलन हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।